आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। स्थानीय म्यूजियम गुमती के पास एक निजी होटल से आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवक व 3 महिला को सदर थाना की पुलिस ने बरामद किया है। वहीं तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामान के साथ साथ नशा की दवा भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने होटल के मालिक विनोद कुमार सहित 3 युवक व 3 महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सदर थाना क्षेत्र के पास म्यूजियम गुमती के पास एक रेस्ट हाउस में स्थानीय पुलिस ने 3 युवक के साथ 3 महिला को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद होटल और उसके आसपास हड़कंप मच गया। पुलिस जब पूरे होटल की तलाशी ली तो मौके से कई आपत्तिजनक वस्तु के साथ नशीली दवा भी बरामद हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस होटल में सेक्स का कारोबार फल फूल रहा है, जिसके बाद एएसपी अनुज कुमार ने टीम बनाकर होटल पर छापेमारी की, जिसके बाद देह व्यापार का यह मामला सामने आया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद अन्य होटल मालिकों में भी हड़कंप है। वहीं पुलिस ने मौके से 3 महिला सहित 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं होटल के मालिक विनोद कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार देह व्यापार का धंधा इतना बढ़ गया है कि आसपास के जिलों से भी युवक यहां आ रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक यात्री निवास है। इसकी काफ़ी शिकायत मिल रही थी कि इस होटल में जो है कि बाहर से लड़कियां मंगा करके इसके साथ अनैतिक आचार किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन में महिला पुलिस अधिकारी एवं महिला आरक्षी को रेकी के लिए भेजा गया, जिसमें सच पाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना देते हुए मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी सदर, महिला थाना अध्यक्ष एवं महिला सिपाही एवं अन्य के साथ जो है कि होटल में जो है कि छापामारी किया गया, जिसमें से 3 महिला और 3 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। होटल के कमरों में जिस रूम में वो लोग थे उस रूम में से जो है कि आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ उस होटल के मालिक को भी नहीं थे, उसे भी हिरासत में लिया गया है। इन लोग के द्वारा जो है कि होटल के संचालक के द्वारा ही ये लोग सुख सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व में भी बात प्रकाश में आई है कि पूर्व में भी इनके होटल पर ही कुछ आपत्तिजनक सामान पायत है। इस होटल की काफ़ी शिकायत मिली थी, जिस आधार पर किया गया है। कार्ड अंकित कर जो है कि अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। क्या होटल को भी सील किया जाएगा? इस संबंध में प्रक्रिया जो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए होटल को तत्काल जो है कि सील किया जाएगा। और महिला को जो है बरामद हुई है, उसको जो है रिहेबिलिटेशन के लिए हम लोग जो है कि महिला से काउंसलिंग कराएंगे, उसके सही सलामत उसके घर पहुँचाएंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। यूपी एवं मंदसौर में हुए बलात्कार के विरोध में एवं दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के बैनर तले जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के नेतृत्व में नाका नंबर 5 से कैंडल मार्च निकाली गई। बलात्कार हो रहा है, उस पर सरकार या कानून अविलंब उनका सजा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से लोगों को जो दोषी है उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो दोषी लोग हैं उसको अविलंब सजा मिले, कानून में ऐसा प्रावधान हो
कि स्पीड ट्रायल हो और स्पीड ट्रायल के बाद तुरंत उसको फांसी की सज़ा मिले, ताकि दूसरों तक ये मैसेज जाए। ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा तब तक जो इस टाइप के बलात्कारी हैं उनका साहस बढ़ता रहेगा और वो लोग साहसी तौर पे ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए एक के बाद दूसरा हमेशा ये हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं इसके खिलाफ। सारी जो भी भारतवर्ष में सब लोग इसका जो है संवेदना के साथ इसका निंदा करते हैं, लेकिन इस पर आखिर क्या बात है कि हमको नहीं लग रहा है। समाज को भी समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये ऐसे कानून के प्रावधान की ज़रूरत है जो अविलंब उस पर जो लोग दोषी हों उनको तुरंत स्पीड ट्रायल के माध्यम से तुरंत फांसी दिया जाए, ताकि लोगों को जो मौका मिलता है ये कहने का कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या कुछ ऐसी बात है, वो ऐसा कुछ नहीं हो। लोगों को लगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बना हुआ है वो सबके लिए बराबर है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको बिल्कुल तुरंत। हिंदुस्तान में जो मासूम हमारे देश की जो भी माँ बहन है, बेटी है, उसके साथ जिस तरह से बलात्कारियों ने बलात्कार करने का, छेड़खानी करने का काम करता है, हम इस जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम ये कानून में संशोधन चाहते हैं कि अविलंब इस कानून में संशोधन हो। ये किसी भी तरह का कोई तरह का घटना होता है उसमें स्पीड ट्रायल चला के अविलंब उसे सजा मिले। और यही नहीं, इस देश में जो भी आदमी हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, इसके माध्यम से ये सीख दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सभी हिंदू और मुस्लिम भाई बहन हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। किसी भी तरह का कोई घटना कोई आदमी करता है, अविलंब हम कानून में ये संशोधन चाहेंगे कि स्पीड ट्रायल को साथ दिया जाए। राजेश कुमार यादव। हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि देश में कब तक बेटियां सुरक्षित रहेगी, बेटियों का हत्या और बलात्कार होते रहेगा और कब तक प्रशासन चुप बैठेगी। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान वर्तमान के सरकार और प्रशासन पर उठ रहा है कि बेटियों के साथ लगातार सिलसिलेवार ढंग से घटनाएं घट रही है। रेप का कांड हो रहा है, रेपिस्ट के लिए कानून बन रहे हैं कि रेपिस्ट को अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर आज तक क्यों लगातार बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है और बलात्कारियों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही है? ये हमारा सवाल है। हम बलात्कार कर रहे हैं और इससे ये पता चल रहा है, देखिए जन अधिकार पार्टी ये वो पार्टी है जो देखिए बलात्कारियों के साथ तिरंगा निकालने के लिए खड़े नहीं होती है। ये वो पार्टी है कि बलात्कारियों को बलात्कारियों के नज़र से देखती है, चाहे वो कोई मजहब का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारे पार्टियों की तरफ से ये अपील किया जाता है कि जल्द से जल्द फांसी हो, इसीलिए जन अधिकार पार्टी ने ये। निशान विकास संघ दरभंगा के तत्वाधान में सहनी जाति को SC/ST कैटेगरी में शामिल करने के मांग को लेकर पोलो मैदान लहेरियासराय में सभा का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान निशान विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि अगर सरकार सहनी जाति को SC/ST कैटेगरी दर्जा नहीं देती है तो आगामी लोकसभा चुनाव में वो सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे।
इसलिए मैं कर के आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ और आप लोग मुझे सिखाए जिनको अपना संपूर्ण सहयोग दे करके इनको इनका नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, जो कि हमारा फिर आपका बेटा नहीं रह जाएगा कलेक्टर और डीएम बनते बनते छूट ना जाएगा है भाइयों। इसलिए मैं गर्व आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि हम अपने मुखिया भाई के नेतृत्व में और इनका ऐसा काम करेंगे कि सब लोगों का नाम होगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है, हम निषाद हैं, हम मलाह हैं, सलाह किसी से नहीं करते हैं और अपना हक अधिकार छीन के लेंगे। हक मांगने से नहीं मिलता दोस्तों, छीनना पड़ता है और ये आपने साबित किया। जिंदाबाद निषाद बंधु, निषाद समाज जिंदाबाद। बहुत दिन से अपने हक अधिकार के लिए लड़ता आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समाज को अपना हक अधिकार आज तक मिला नहीं, क्योंकि हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं बन पाते थे जो हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा पाते। हमारे निषाद भाई सीधे साधे भोले भाई निषाद भाई जिनको आगे बढ़ाते थे, जिनको अपना नेता मानते थे, वो बात में जाकर हाईजैक हो जाते थे और अपना एमपी बन करके हमारे समाज की राजनीति को छोड़ करके अपना खुद एमपी बनने के लिए निकल जाता है। इसीलिए हमारा आंदोलन आज तक सक्सेस नहीं हो पाया और जब से बिहार की राजनीति में भाई का पदार्पण हुआ है, तब से ऐसा महसूस हो रहा है कि अब इस समाज का कल्याण निश्चित तौर पर होगा। जब कोई भी समाज किसी के साथ बहुत अन्याय बहुत दिन तक होता है, जब उसके हक अधिकार को दबाया जाता है, तो निश्चित तौर पर भगवान किसी मसीहा को भेजते हैं उस समाज के हक अधिकार को दिलाने के लिए। और ऐसा लगता है कि इस समाज के साथ जितनी जयंती हुई है, इस जयंती को से लड़ने के लिए, इस समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए भगवान ने हमारे बीच एक मसीहा को भेजा है। हम सकता है कि हम लोग उन पर विश्वास रखें, अपने नेता पर जो अपना विश्वास दिखाया है उसके लिए ये समाज, ये युवा वर्ग बधाई का पात्र है। आदरणीय निषाद विकास संघ के सूत्रधार और संस्थापक, नवयुवकों के दिल के धड़कन और चहेते राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी मंच पर मंचस्थ बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के निषाद समाज के तमाम नेतागण और इस मंच के सामने आकार लेते हुए निषादों के युवा सम्राट साथियों, जिस तरह से आज वर्षा का प्रवाह नहीं करते हुए अपने मनसूबा को, अपनी ताकत को, अपने उत्साह को दरभंगा जिला में कायम करने का काम किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम निषाद बंधुओं को झुककर सलाम और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, यह लड़ाई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक हमारे समाज में बहुत से नेता पैदा हुए, लेकिन वो अपनी दुकान चलाने का काम किया है। लेकिन हमारे बीच युवा सम्राट मुकेश सहनी, जो बम्बई के चकाचौंध गलियों को छोड़कर, आशा आराम की जिंदगी को छोड़कर निषादों के कल्याण और उत्थान के लिए पूरे बिहार के एक एक गांव और कस्बे में वह जागृति और स्फूर्ति जगाने का काम किया है जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं करने का काम किया है। हमारा प्रयोग और उपयोग सिर्फ वोट लेने के लिए किया करते थे, लेकिन मुकेश सहनी ने जो जज्बा और उत्साह निषादों के बीच में सहनी चाहे तिमर बनपर के बीच में जगाने का काम किया है, आज पूरा बिहार देख रहा है। और मैं इस मंच से
कहना चाहता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब निषाद का बेटा बिहार का 1 नंबर कुर्सी पर विराजमान होने का काम करेगा। ऐतिहासिक दरभंगा राजकिला धरोहर बचाओ अभियान के तहत विधायक अमरनाथ गामी की अध्यक्षता एक शिष्टमंडल प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े से मिले। इस बारे में माननीय विधायक जी आए थे, उन्होंने चर्चा करी अपने डेलीगेशन के साथ कि जो सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर जो दरभंगा किला है उसके अंदर अतिक्रमण हो रहा है, रोड बन रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, नहर को भरा जा रहा है इत्यादि। इस संबंध में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और हम लोग इसकी जाँच कराएंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक कमेटी बना के इसका निराकरण करेंगे विभिन्न समस्याओं का। अधिकतर सर जो हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको संरक्षित करने की बात सरकार भी करती है और उसे पुरातत्विक महत्व का भी माना जाता है जो 70 साल से अधिक है, तो उसके साथ ही इस तरह का है, तो आपके तरफ से भी इस तरह का पहल? पुरातत्व विभाग को हम लोग बुलाएंगे और अगर दरभंगा में उनकी उपस्थिति नहीं है तो उनको पटना से बुलाया जाएगा और उनके साथ मिलकर उनको कमेटी में रखा जाएगा ताकि सही जो सत्य सामने आ जाए, सही आंकड़े सामने आए कि ये प्रथा जो महत्व की है कि नहीं इत्यादि इत्यादि। अष्टाक्षरी स्थित महामंत्र संकीर्तन एवं ध्वजारोहण के साथ आनंद मार्ग का 3 दिवसीय सौभाग्य सेमिनार का आयोजन स्थानीय लहेरियासराय में स्थित आनंद मार्ग विद्यालय में हुआ। बता दें कि आयोजन 8 जुलाई तक चलने वाला है। के लिए हम लोगों ने आयोजन किया है। कल से इसका आरंभ होगा और 8 तारीख को रविवार के दिन इसका समापन हो जाएगा। इसका कार्यक्रम यह है कि हम जो हमारे फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं आनंद मार्ग के, वो ये समझ सकें कि हमारा दर्शन क्या है, हमारा आध्यात्मिक दर्शन क्या है, समाज दर्शन क्या है। इस ख्याल से हम लोग वर्ष में 2 बार इस प्रकार का आयोजन करते हैं। ये अलग अलग जगहों पर होता है। अभी पूरे विश्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में हम लोग इसका कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं, जन जन को जागरूक करते हैं। अपने जो अनुयायी हैं, जो आनंद मार्ग के शिष्य हैं, उनको हम जागृत करते हैं, बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य मात्र का जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझाने के लिए हम लोगों ने इसका आयोजन की व्यवस्था की है। हम जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में हमारा शरीर तो है ही, हमारा मन भी प्रधान है, लेकिन हम अध्यात्म को भूल नहीं सकते हैं। हमारे जीवात्मा है, इससे जो संबद्ध चीज़ है जिसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं, तो अध्यात्म के रास्ते पर चलने से ही हम जीवन में सफल हो सकेंगे। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का माहौल तैयार है कि आज ऐसा लगता है कि पूरा मानव समाज खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए अध्यात्म ही भारतवर्ष का ये बहुत बड़ा गुण है कि यह हमेशा अध्यात्म का अगुआ रहा है, हमेशा नेता रहा है। तो हम यह चाहते हैं कि अध्यात्म का प्रचार हो, अध्यात्म के रास्ते पर लोग चलें और जिससे चल करके मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य पर तो पहुँच ही जाएगा और पूरे समाज का, मानव समाज का कल्याण हो सकेगा। हम एक एक यूनिट, एक एक मनुष्य अगर ठीक हो जाए, सतपथ पर चलें, तो ऐसा दिन आ जाएगा बहुत जल्द जबकि पूरे समाज का उद्धार होना संभव हो सकेगा। आज हम देखते हैं रोज़ खबरों में, आप तो छापते हैं पेपर में, लोग पढ़ते हैं, तो रोज़ पेपर में ही खबर है कि यहाँ पर ऐसा कुछ काम हो गया, ऐसा कुछ काम हो गया, ऐसी कुछ दुर्घटना घट गई। इसका कारण यह है कि हम आध्यात्मिक रूप से पीछे चले गए, मानसिक रूप से भले हम आगे चले गए। एक किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा था कि आज विज्ञान इतना विकसित हो गया कि हजारों
किलोमीटर से जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो हमारे कान में 1 सेकंड में पहुंच जाती है आवाज़, लेकिन हमारा पड़ोसी अगर दुख में कराहता है तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। इसका कारण यह है कि हम मनुष्य मानसिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाए बल्कि पीछे चले गए। तो हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आनंद मार्ग का यह प्रोग्राम है, कार्यक्रम है कि पूरे विश्व में अध्यात्म का प्रचार हो सके, लोग अध्यात्म को समझ सकें और इसके रास्ते पर चल सकें। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा जिसको हम आंदोलन कह सकते हैं, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया कि लोग योग की तरफ इनका ध्यान आ रहा है। पूरे विश्व के लोग, मैं बहुत देशों में घूमा, कभी 40 देश में घूम चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि लोगों में बहुत रुचि है, इस तरफ लोगों में रुझान है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को ठीक कर सकें, कैसे शांति हो सके, तो अपना हमारा जीवन सुधर सके, हम ठीक से जी सकें और खुद ही नहीं साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो सके। इस ख्याल से हम लोग सेमिनार का आयोजन करते हैं, लोगों में जन जन में जागृत करते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर हम सब चलें, जिसमें हमारा भी कल्याण होगा, पूरे मनुष्य समाज का कल्याण होगा, केवल मनुष्य समाज का नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। इसी ख्याल से हम लोग सेमिनार का आयोजन करते हैं। आनंद मार्ग का ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य का प्रचार के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम वर्ष में 2 बार होता है। दरभंगा जंक्शन पर गुरुवार को जीआरपी और आरपीएफ की ओर से संयुक्त रूप से नशाखुरानी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों को नशाखुरानी से बचाव हेतु कई तरीके भी बताए। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को चूँकि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे और महिलाएं जो है परेशान हो जाती है ट्रेन के, इसमें बताया जाता है कि आप आरपीएफ और जीआरपी को बताएं अगर किसी तरह की परेशानी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि 182 का रेलवे का हेल्पलाइन है टोल फ्री, उससे बात करके अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको बता दिया जाए और उससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश किया जाता है। दरभंगा जंक्शन पर टैक्सी स्टैंड संचालिका किरण देवी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी लिखित शिकायत रेलवे प्रशासन को संचालिका ने किया है। वहीं संचालिका ने पत्रकारों को भी जानकारी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, हम लेडीज होकर के यहाँ टेंडर चलाते हैं। टेंडर हम अपने नाम से लिए हुए हैं। हम यहाँ रहते हैं, मेरे पति को धमकाया गया है, समझे, और बोले हैं कि तुम यहाँ टेंडर को बंद करो और नहीं तो तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। कौन बोल रहे हैं? कहाँ टेंडर आप चलाते हैं? वो हम दरभंगा स्टेशन का टेंडर चलाते हैं। क्या चीज़? साइकिल है, मतलब बैग का
और 4 व्हीलर का, दोनों का स्टैंड मेरे नाम से ही है और हम चलाते हैं। जब से हम ये टेंडर लिए हैं, मेरे पीछे हर एक घटना होती है। कौन लोग आए थे? हर एक लोग घटना करते हैं, वही भेजते हैं। कल उसको भेजा गया, कल जब गाड़ी का टाइम हो, कल जो भी बात होता है तकनीक कुछ ना कुछ लफड़ा कर दिया गया। जब उसको पकड़ा जाता है तो वो साबुत निकलता है कि हम सुधीर पूर्वे का आदमी हैं, समझे। और वही सुधीर पूर्वे ने कहा कल को, जो गणेश पूर्वे को, साला अभी तुमको कुछ भी नहीं किए हैं, तुमको अभी बहुत चीज़ बाकी है, तुमको टंगड़ी हाथ तोड़ करके तुमको मार करके जान से निकाल देंगे। आखिर ऐसा वो क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि जिस दिन से हम टेंडर लिए हैं, उसी दिन से वो भी भगदारी बनता है, रेखा देवी के नाम से वो भी बनते हैं। तब उनका जो नहीं होता है तो वो तो जाने, वो तो हम नहीं हैं, मगर इसी के अपना वो हमारे साथ इतना कहानी करते हैं। आप अपने को क्या असुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या आप अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? हम कर रहे हैं, मगर हमको ये चाहिए कि कल की घटना जो कुछ हो जाएगी तो हम तो सतर्क हो चाह रहे हैं, इसीलिए हम इतना काम कर रहे हैं कि कल मेरे साथ ऐसा घटना होने से पहले हम अपना सतर्क। क्या किसको आवेदन? हम GRP थाना दिए हैं, अभी RPF में देंगे, SP साहब को देंगे और जितने हैं। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमको कुछ नहीं, हम लफड़ा से नहीं चाहते हैं करने के लिए, हमको संतुष्ट चाहिए, हमको हमारे पति को और वो अति करके हमको ये सब नहीं चाहिए। हाँ, सुरक्षा के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ? किरण देवी। कल जो है से सुधीर पूर्वे, सुशील पूर्वे 2-3 अपराधी खुद के आदमी को लेकर के स्टैंड में मेरे परिवार के साथ गाली गलौज किए और जान से मार देने की धमकी दी। क्यों धमकी? वो भी टेंडर गिराए हुए थे, उनको जैसे टेंडर नहीं हुआ, कुछ तकनीकी कारण से हमारा टेंडर हुआ। जिस दिन से टेंडर हुआ है, वो अपने पत्नी के नाम से गिराए हुए थे और उस दिन से बार बार डिस्टर्ब करते हैं। कल आकर के 2-3-4 आदमी आकर के यहाँ से जान मारने का धमकी और रंगदारी मांगने की वो किए। उसके बाद कहे कि तुम निकलोगे रोड पर दरभंगा में किसी भी शहर में, तुमको जान हम मरवा देंगे। इसके एवज में आपने क्या कदम उठाया? इसके एवज में मैं GRP को एक एप्लीकेशन दिया हूँ, RPF को दूंगा, SP साहब को दूंगा और ये यूनिवर्सिटी थाना का एक आवेदन देने जा रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? हम अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी चाह रहे हैं। गिरफ्तारी यदि सत्य साबित होगा, जांच रिपोर्ट में होगा, यदि जैसे हमारे साथ तो हुआ है तो कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया होगा कानूनी करना होगा। गुरुवार को ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के सभागार में स्वर्गीय डॉक्टर अनिल कुमार झा द्वारा रचित पुस्तक महिलाओं के साथ अत्याचार का भारतीय समाज पे प्रभाव का विमोचन हुआ। इस दौरान ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, प्रोफेसर श्री IN मिश्रा सहित उनकी पत्नी पूनम झा और उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद। कॉलेज में बात करते हुए मैंने उनसे कह दिया कि अब आप रिटायर होने को आए, आपने किताब नहीं। उन्होंने कहा वक्त ही नहीं मिला। मैंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं हुई, आप चाहें तो अभी भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं सोची थी इस बात को वो इतनी सीरियसली ले। बस 1 सप्ताह बाद उन्होंने कहा कि मैं किताब छपवाऊंगा और बहुत जल्दी मैं वो किताब तुमको दूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर मैं भी उनको हर 10 दिन 15 दिन पर टोकने लगती थी कि कितना आगे बढ़ा आपका पुस्तक।
सामने लाऊंगा। एक दिन यूं ही उन्होंने कह दिया, ये पुस्तक तो मैं पहले ही लिख चुका होता यदि इस तरह से कदम कदम पर टोकने वाला तुम्हारा जैसा कोई मिल गया होता। और सेना की जरूरत महसूस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक योग्य माँ दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूँ। इस कोटेशन का बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्व है हमारे सामने। एक माँ होती है, वो परिवार तथा समाज और राष्ट्र के विकास में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये योगदान अदृश्य जरूर होता है, लेकिन योगदान होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आप सभी सूफीजनों से 5 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए कल्पना करने को कहूँगी कि अगर परिवार की एक स्त्री किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमार हो या उसका उठने का मन न करे, अगर फर्ज कीजिए कि 11 बजे दिन में उठती है, तो समाज के GDP में इसका क्या असर पड़ेगा? परिवार में उसके ऊपर निर्भर होने वाले पुरुष, उसके बच्चे, समाज की GDP में अपना असर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा एक सवाल है। और इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो अपनी माँ पर निर्भर है, वो स्कूल जाने में लेट हो जाएगा, उसके जितने भी क्लासेस निर्धारित होंगी, उसके सारे लेसन उसके छूटेंगे। उसका पति जो उस पर हर चीज़ के लिए निर्भर है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़े हो, जो हम आम परिवारों में देखते हैं, इसलिए मैंने परिवार से ये बात उठाई है। तो समाज, राष्ट्र के GDP पे इसका असर अदृश्य रूप से पड़ेगा, लेकिन तभी भी हमारे नियम महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करता। लेकिन आज का जो हमारा दौर है भारतीय समाज का, उसमें ऐसी ही महिलाएं समाज में अदृश्य रूप से ही सही अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। उनके लिए किस तरीके से संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, इसके विषय में बताना मुझे लगता है कि बातों को रिपीट करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कठुआ से लेकर मंदसौर की जो घटना हमारे सामने है, वो किस तरीके से स्त्री के विरुद्ध हिंसा को प्रत्यक्ष रूप से आपके और हमारे सामने दर्शा है। अभी पोल ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो पिछले ट्यूसडे को हुआ था, उसमें विश्व में टॉप 10 ऐसे देशों की सूची बनाई गई थी जो महिलाओं के अस्तित्व के लिहाज से संकटग्रस्त या खतरनाक है कि नहीं। उसमें आप सभी विद्वज्जनों को पता होगा कि भारत नंबर 1 पर आया है। इसका ये कारण है कि हमारा भारत महिलाओं के लिए सेफ स्थिति में नहीं है, और ये बात मैं या आप नहीं कह रहे हैं, ये बात 550 वैसे विद्वज्जन कर रहे हैं जो मानव अधिकार और महिला अधिकारों के अग्रणी हैं। ऐसे समय में प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार झा की जो ये पुस्तक हमारे सामने आई है, जिसका नाम है महिलाओं के साथ अत्याचार का भारतीय समाज में प्रभाव, वो हमारे लिए एक आशा की किरण की तरह है कि ऐसे समाज में जब हम स्त्रियों के लिए किसी भी तरह का स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, बलात्कार की घटना हो, हिंसा की घटना हो, घरेलू हिंसा हो, ऑनर किलिंग हो या कन्या भ्रूण हत्या हो, ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए एक संवेदनशील होना हमारे मनों में बनाता हुआ ये पुस्तक संवाद प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और 6 अध्यायों में विभाजित है। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पुस्तक की ये लगी है कि लेखक डॉक्टर अनिल कुमार झा सर ने ग्रास रूट लेवल पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर शोध के प्राथमिक टूल्स की सहायता से, जो जनरली ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो जेन्युइन रिसर्च में बिलीव है, क्योंकि ज़्यादातर किताबें मेरी नज़रों से होकर जो गुजरी हैं वो उन्हीं बातों का रिपीटेशन होता है कि बार बार 4-5 किताबों का कोटेशन लेकर हम कोई किताब लिखते हैं। लेकिन डॉक्टर झा की ये पुस्तक प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो एक ज़मीनी धरातल पर उठाई गई हकीकत है उसको स्पष्ट करता हुआ प्रतीत होता है। और ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो समाज विज्ञान के शोधार्थी हैं, चाहे प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यार्थी हैं, उनको डेटा के साथ साथ इसमें बहुत सारी और भी डिटेल्स चीज़ें प्राप्त होंगी जो उनके लिहाज से बहुत ही उपयोगी है और हम सभी लोगों के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले इसकी भूमिका के विषय में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि किताब तो बहुत अच्छी और बहुत ही विस्तार से बन पड़ी है। भूमिका में डॉक्टर झा ने स्त्रियों के सामाजिक स्थिति को आदिकाल से लेकर वर्तमान
समान समय तक विस्तार देने की कोशिश की है और उन्होंने विभिन्न जितने भी समाज के विद्वत जन कभी भी ऐसा होता है जीवन में कि आदमी सपना ढूंढता है, सपना देखता है, सपने को पूरे करने की कोशिश करता है, बहुत सारे सपने पूरा कर लेते हैं और कई सपने ऐसे होते हैं जो कुछ बड़े स्तर के होते हैं, उसमें कुछ कदम चल करके उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। और ये भी बड़े भाग्य की बात है उन सपनों को कोई दूसरा आदमी अपना सपना मान ले और उन सपनों को पूरा करे। इसके लिए मैं स्वर्गीय डॉक्टर सुनील कुमार झा के परिवार को का सतत नमन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि अपने पिता या अपने श्रेष्ठ के सपनों को अपना सपना समझ करके उन्होंने ये किया। दो सपने थे, एक सपना सृजन से संबंधित था जिसका कि हम लोग जिसका विमोचन करने के लिए हम सारे लोग एकत्रित हैं। दूसरा सपना ऐसा था जो छात्रों के चरित्र निर्माण और उनके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ा उसका योगदान है। बास्केटबॉल का फील्ड होना एक प्रतीक मात्र है, लेकिन उस प्रतीक मात्र और प्रतीक के माध्यम से शायद वो बताना चाहते थे कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास में और उनके निर्माण में कक्षाएं या क्लासरूम टीचिंग भी पर्याप्त नहीं होगा। उनको खेल कूद का की सुविधा देनी चाहिए, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुविधा देनी चाहिए जिससे उनके सृजन की क्षमता को हम विकसित कर सकें और एक वो सक्षम नागरिक बन सके। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा परिवार को। उस सपनों को भी परिवार ने अपनाया है और इस हद तक अपनाया है कि जो भी उसका फाइनेंशियल कास्ट होगा उसका वो वहन करने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में अगर विश्वविद्यालय पीछे हट जाता है उस सपने को पूरा करने में, तो हमें लगता है कि विश्वविद्यालय उस व्यक्ति के साथ अन्याय कर रहा है जो एक लंबे समय तक इस विश्वविद्यालय से शिक्षक के रूप में जुड़ा होता है और शिक्षक के रूप में बल्कि प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में भी विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर वो काम करते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ अपने हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, क्योंकि जब पैसा है तो टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। जैसा कि मैडम ने कहा कि वो बास्केटबॉल किस तरह से बनेगा, उसके क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होता है, वो एक शिक्षिका होने के नाते शायद ही जान सकती है। वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट और वो सुविधा विश्वविद्यालय की तरफ से स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मुहैया करवा दी जाएगी। हम तो चाहेंगे कि संस्था से जो है वो बास्केटबॉल बन करके गया। जो विषय वस्तु है, जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो कहीं न कहीं लेखक की का ज्ञान और साथ ही साथ उसकी संवेदनशीलता भी इसके लेखन में झलकती है। तो विषय अपने में वो दर्शा रहा है कि डॉक्टर सुनील कुमार झा कितने संवेदनशील रहे होंगे। समाजशास्त्र के शिक्षक थे, इसलिए समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, क्योंकि समाजशास्त्र में तो अनेक विषय हो सकते हैं जो कि जिसमें बहुत संवेदनशीलता की जरूरत नहीं हो सकती है। तो विषय वस्तु का चुनाव अपने आप में यह दर्शाता है कि वो संवेदनशील थे, एक बड़े संवेदनशील थे। क्योंकि मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ और इस पुस्तक को पढ़ा भी नहीं हूँ, इसलिए एक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षा से एक लंबे समय जुड़े होने के कारण और एक शिक्षा भी होने के नाते हो सकता है कि इस विषय पे एक शिक्षाविद के जरिए से आप देखेंगे कि शिक्षा जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आने वाला तमसोमार ज्योतिर्गमय। शिक्षा ही एक ऐसा प्रबल माध्यम है जिसके माध्यम से हम अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ आते हैं और अपने को मुक्त करते हैं। जो हमारी जकड़न है उसको मुक्त करने की शक्ति हमें शिक्षा देती है। जो हमारे परंपराएं हैं, जो गलत परंपराएं हैं, उससे मुक्त करने की क्षमता हमको देती है और शक्ति भी देती है। तो एक शिक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं कि अगर परिवार शिक्षित हो तो अत्याचार कोई चीज है। और ये भी सही है कि ऐसे परिवार में जहाँ पे की महिलाएं स्वावलंबी है, अपने पैर पे खड़ी है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से या किसी अन्य दृष्टिकोण से,
वहाँ पे इस तरह के अत्याचार का कोई स्थान। अब अत्याचार जब हम करते हैं तो एक स्त्री बाप पर अत्याचार क्यों करते हैं? उस अत्याचार से उस परिवार का पूरा माहौल, पूरा वातावरण बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है। और उस परिवार में एक पुरुष जो कि अत्याचारी है और महिला जो कि जिसको भी पीड़ित किया जा रहा है, वही दो सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सदस्य होते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूषित वातावरण में पढ़ने वाले बच्चे किस व्यक्तित्व के साथ बड़े हुए और उस दूषित व्यक्तित्व के साथ वो किस तरह से देश के साथ न्याय करेंगे या समाज के साथ न्याय करेंगे। आप कह सकते हैं कि उसी दूषित वातावरण में पैदा हुए या विकसित बच्चे जो हैं आज के समाज में जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं उसका एक बड़ा कारण है। तो महिलाओं को जो उचित सम्मान है वो मिलना चाहिए। एक अच्छी बात यह हो रही है कि दिन प्रतिदिन छात्राओं की संख्या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बढ़ती चली जा रही है, उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ दर्शाता है कि उनके लिए शिक्षा आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सब शिक्षित महिलाएं जब होंगी वो परिवार में जाएंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अत्याचार जो कि भी हमें लगता है जहाँ पे कम पढ़ाई लिखाई है वहाँ पे जाते हैं उस तरह के अत्याचार से निकले। क्योंकि जिस तरह की घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा था उस घटनाओं को लिप्त होने वाले अगर लोगों का विश्लेषण करें, व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो वो ऐसे ही परिवार से आए होंगे जहाँ की परिवार में इस तरह की घटनाएं होती हों, पति पत्नी में न पड़ती हुई हो, चाहे पति जो है पत्नी को पीड़ित करता हो और उस माहौल से निकल करके बच्चे जो है इन सबकी घटनाओं में। तो ये पहले तो हम लोग को प्रिंटर को पब्लिशर को भी धन्यवाद देना चाहिए। एक सुंदर पुस्तक छापने के लिए जो देखने में सुंदर क्योंकि कहा जाता है कि पहले सुंदर दीजिए और फिर तुरंत सुंदर होना चाहिए। क्योंकि आदमी होता है बहुत ज़्यादा सुंदर होता है लेकिन सुंदर दिखता नहीं है। तो हमें लगता है कि दोनों मापदंडों की पुस्तक कर रही है, देखने में भी सुंदर है। और जैसा कि हमें बताया गया कि कंटेंट वाइज या जो विश्लेषण किया गया है, जो संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, उस हिसाब से भी ये शोधार्थियों के लिए और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी उपयोगी होगी। मैं पूरा डॉक्टर झा के परिवार को बधाई देता हूँ कि इस पुस्तक का विमोचन करवाने के लिए और मैं खुद इस पुस्तक का विमोचन करके अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हम लोग उपस्थित हैं शरीर रूप में अनिल कुमार का, तो कहीं न कहीं से इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे और कम से कम उनका आशीर्वाद अपने परिवार पे जरूर ही पड़ रहा होगा और उनको प्रसन्नता होगी कि हमारे जो है पुत्र हैं या पुत्रियां हैं। स्थानीय सारा मोहनपुर में डीएवी स्कूल के पास निगम प्रशासन की ओर से कचरा का डैम बना देने से स्थानीय लोग उग्र हो गए और गुरुवार को लोगों ने सारा मोहनपुर फेकला मुख्य पथ को घंटों जाम कर दिया।
जैसे सारा महनपुर है, मोती बदिया हुआ, मोहसिनपुर हुआ, ये जैसे सारा ये DAV स्कूल हुआ, हैरो स्कूल है, और बगल का जो अगल बगल का छोटा मोटा टोला मोहल्ला सब है वो सब है। और रोड के लिए जैसे कबीर चौक जाने वाला रोड जो है वो भी जैसे एकदम जैसे ठेकेदारी लेके जैसे छोड़ के भाग गया कोर कार के, उसमें प्रॉब्लम है। कचरा गिरने से क्या दिक्कत है? कचरा गिरने से तो रात में सोते नहीं है हम लोग, रात में इतना महकता है। बगल वाले हम लोग डी पर रहने वाले हैं, सारा डी पर, उसमें सोते नहीं है, महकता है, रात में खाना नहीं अच्छा नहीं लगता है। आप रह के तो देखिए रोज यहाँ गर्मी के समय में, बस। और क्या नाम हुआ? रमेश पासवान, सारा महनपुर डी टोला घर है। सदर प्रखंड मुख्यालय में जल जमाव की समस्या से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब प्रखंड मुख्यालय की यह स्थिति है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा। ये सदर में कठिनाई, इस तरह की कठिनाई हो रही है कि कहीं पर यातायात की व्यवस्था इतनी चरमरा रही है, हर जगह गड्ढा में पानी लगा हुआ है, जिससे आने जाने में काफ़ी कठिनाई होती है और इससे स्वास्थ्य के बिगड़ने की भी संभावनाएं हैं। बहुत सारा गंदगी इधर उधर फैला हुआ है। अभी आप सदर ब्लॉक में हैं? सदर प्रखंड में है, देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है। समझा, मैं चाहूँगा कि माने जिला प्रशासन और राज्य के जो प्रशासन है वो इस पर तुरंत ध्यान दे और इस समस्या से दरभंगा वासियों को निजात दिलाएं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हसन हुआ। मैं सदर प्रखंड के खरुआ पंचायत का निवासी हूँ, ग्राम खरुआ का निवासी हूँ। यहाँ सदर ब्लॉक में? सदर ब्लॉक में आया आधार कार्ड राशन कार्ड का कराने के लिए। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि वहाँ से यहाँ तक ब्लॉक में बहुत पानी है, बदबू इतना कर रहा है, पानी की नाक नहीं दिया जाता है, पैर हाथ फूल गया है। क्या नाम है? अफसाना नाम है। कहाँ घर है? गौसाडी। स्थानीय MRM कॉलेज में चल रहे सर्जना निखार शिविर का समापन गुरुवार को हो गया। समापन के दौरान बच्चों द्वारा किए गए रंगारंग कार्यक्रम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। समाज और राष्ट्र हित के लिए काम करती है। इसका उद्देश्य है राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा क्षेत्र में काम करना। और विद्यार्थी परिषद इसी ध्येय को लेकर के छात्र हित में 365 दिन कार्य करती है। आज विद्यार्थी परिषद सभी छात्र छात्रा के द्वारा जिस प्रकार से देश ही नहीं विश्व में सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त हुआ है और हर एक जगह इसका अपना कार्यालय है, अपने व्यवस्था के अनुसार समाज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की गई। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर SK सिंह, रजिस्ट्रार मोहम्मद मुस्तफा कलाम अंसारी सहित कई पेंशन भोगियों ने भाग लिया।
परिवर्तन थे। इस बार जो आपको मिला होगा वो आपको ट्रेजरी से डायरेक्ट मिला होगा और जिन लोगों का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और डिटेल्स बैंक का अगर छूटा हुआ हो तो वो आप सेक्शन में जमा कर देंगे, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। पुनः एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आप यहाँ आए, आपने इस जो पेंशन अदालत का जो एक था हमारा ये कि हम लगाएंगे और लोग आएंगे, हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आप यहाँ इसकी जो उपस्थिति आपने दर्ज कराई है, हमें नहीं लग रहा था कि इतने लोग आ पाएंगे, लेकिन बहुत हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और जहाँ तक जितने लोगों का हम निपटारा कर पाए, ये चूंकि पहली अदालत है, हम कर रहे हैं, आइंदा हम इससे आगे अच्छा करेंगे। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।